नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सिख धर्म का ये भाग 3 है। इसके अंतर्गत सिख धर्म का वर्चस्व पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम सिख धर्म के गुरुओं तथा सिख धर्म से जुड़ी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम सिख धर्म को एक राजतंत्र के रूप में पढ़ेंगे, जो सिख धर्म अब राजतंत्रात्मक रूप ले चुका है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे सिख धर्म में पिछले वीडियो में हमने जो सिख गुरु हैं उनके बारे में पढ़ा था। पहले श्री गुरु नानक देव के बारे में पढ़ा था। इनका समय काल है 1469 से 1539 ईस्वी तक। उसके बाद गुरु अंगद देव का, जिनका समय काल है 1504 से 1552 ईस्वी तक। अगले हैं गुरु अमरदास, 1479 से 1574। ये सबसे लंबी उम्र तक जीने वाले एकमात्र गुरु हैं। उसके बाद गुरु रामदास जी 1534 से 1581। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606, और जिन्हें जहांगीर द्वारा शहीद करा दिया जाता है। अगले गुरु हरगोविंद जी 1595 से 1644 ईस्वी तक। अगले गुरु हरराय जी 1630 से 1661 ईस्वी तक। अगले गुरु हरकिशन जी 1656 से 1664। इनका समय काल सबसे छोटा है और ये बाल्यावस्था में ही इनकी ज्योति में लीन हो जाते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है बाल्यावस्था में ही, लगभग 7 या 8 वर्ष की अवस्था में। अगले गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी 1621 से 1675 ईस्वी तक। इसमें जो औरंगजेब होता है वो इनको सरकलम करके सिख धर्म को मिटाकर मुगल साम्राज्य की स्थापना करने के लिए इनका सरकलम कर देता है दिल्ली में चांदनी चौक में। जो अपनी क्रूरता के कारण जाना जाता है औरंगजेब, वो सिखों को भी मिटाकर मुगल स्थापना करना चाहता है, लेकिन गुरु नहीं झुकते हैं तो उनका सर काट दिया जाता है। अगले हैं गुरु गोविंद सिंह जी 1666 से 1708 ईस्वी तक, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जाते हैं। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि उनके बाद कोई गुरु नहीं होगा, अब गुरु पदवी केवल गुरु ग्रंथ साहिब के पास होगी और वही अब गुरु रहेंगे। उन्हीं को गुरु मानकर सारे कार्य किए जाएंगे। अब अगले होंगे सिख धर्म के वर्चस्व के नेता, अगले बंदा बहादुर। चलिए अब देखते हैं अगले हैं बंदा सिंह बहादुर। गुरु गोविंद सिंह के बाद माधवदास लक्ष्मण देव मनहास, जिनका नाम था, ने जो सरहद पर आक्रमण किया और अत्याचारियों की ईंट से ईंट बजा दी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ना, गुरु गोविंद सिंह की रास्ते में जाते हुए हत्या कर दी जाती है। सरहिंद जब जा रहे थे वो उसी टाइम, तो ये जो लक्ष्मण देव मनहास सेनापति के रूप में सिख धर्म के सेनापति का दायित्व संभालते हैं, क्योंकि अब कोई गुरु पदवी नहीं संभालेगा, केवल सेनापति तथा कार्यभारक होंगे। तो सेना पदवी बंदा सिंह बहादुर संभालते हैं और जो मुगल साम्राज्य है जो उस टाइम, उसकी ईंट से ईंट बजा देते हैं, जिसे गुरुजी ने सिख बनाया था। बंदा सिंह बहादुर नाम दिया था, जो माधवदास थे, और लक्ष्मण देव मनहास जिनका नाम था। बाबा बंदा सिंह बैरागी का जन्म कश्मीर में स्थित पूंछ जिले के तहसील राजौरी क्षेत्र में 1670 ईस्वी को क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ये एक क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते थे। उनका वास्तविक नाम लक्ष्मण देव मिनास था। वह 15 वर्ष की उम्र के थे तब उनके हाथों से एक गर्भवती हिरणी के शिकार ने उन्हें अत्यंत शोक में डाल दिया कि वो एक गर्भवती से, क्योंकि क्षत्रियों का उस टाइम कार्य शिकार करने के लिए होता था, तो क्षत्रिय उसी टाइम ये युवावस्था में होते हैं, तो किशोरावस्था में तो जाके ये जंगल में शिकार करते हैं। तो धोखे से इनके हाथ से एक गर्भवती हिरणी होती है उसका अंत हो जाता है, जिससे इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। इस घटना से उनके मन में गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपना घर त्याग दिया। वह जानकी दास के नाम के एक साधु के शिष्य हो गए। एक जानकी दास के गुरु होते हैं, उनके ये शिष्य बन जाते हैं। तदनंतर उन्होंने एक अन्य बाबा रामदास के शिष्यत्व ग्रहण किया।
3 सितंबर 1708 को नांदेड़ में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने इस आश्रम में पहुंचकर माधव दास को उपदेश दिया। जो रामदास गुरु थे उनके आश्रम में जाके जो गुरु गोविंद सिंह जो होते हैं वो उपदेश देते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। तभी से इनका नाम माधव दास से बंदा सिंह बहादुर हो गया। बंदा बहादुर ने अपने राज्य के एक बड़े भाग पर फिर से अधिकार कर लिया और इसे उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी क्षेत्रों और लाहौर अमृतसर सीमा तक विस्तृत किया। ये रहे बंदा सिंह बहादुर। ये फर्रुखसियर जो राजा होगा मुगल राजा, उसके लिए सबसे बड़ा संकट के रूप में उभर के आते हैं। जो मुगल साम्राज्य होता है वो उसकी पूरी तख्ते ताउस पूरा हिल जाता है। उन्हें लगता है कि अगर बंदा सिंह बहादुर कुछ और समय तक रहता है तो इनको पूरा खत्म कर देगा। चलिए बंदा सिंह बहादुर के बारे में। गुरु गोविंद सिंह की आज्ञा के अनुसार कोई अगला गुरु नहीं होगा, जिसे अगर हमने पीछे भी बताया था। गुरु गोविंद सिंह ने आज्ञा दी थी कि अब अगला कोई गुरु नहीं होगा। बंदा सिंह बहादुर ने सिख सेनापति के रूप में उभर के आ रहे। जो बंदा सिंह बहादुर हैं ये सिख सेनापति के रूप में उभर कर सामने आते हैं। बंदा बहादुर का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना करना था, इसलिए इसने लाहौगढ़ को राजधानी बनाया। जो लाहौगढ़ थी उसे राजधानी बनाता है बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर ने तत्कालीन अनेक मुगल सूबेदारों को धूल चटाई, क्योंकि हमने अभी बताया था आपको मुगल सैनिकों के लिए तथा मुगल साम्राज्य के लिए एक सबसे बड़ा खतरा उभर कर आए थे। मुगल साम्राज्य के लिए बंदा सिंह बहादुर एक सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे, क्योंकि मुगल साम्राज्य ने अभी तक जितना अत्याचार गुरुओं के साथ किया था तो अब उसका बदला बंदा सिंह बहादुर लेना शुरू कर देगा। अभी तक जो गुरु परंपरा के गुरु थे वो शांत स्वभाव के थे, इसलिए वो चुपचाप मुगल साम्राज्य से थोड़ा बहुत सहते रहे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने थोड़ा बहुत प्रत्युत्तर भी दिया। लेकिन बंदा सिंह बहादुर अब गुरु नहीं था, वो एक सेनापति था। तो सेनापति के दायित्व के तौर पे वो पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य की ईंटें हिला देता है। 1715 ईस्वी के प्रारंभ में बादशाह फर्रुखसियर ने शाही फौज ने अब्दुल समद खां के नेतृत्व में उन्हें गुरदासपुर जिले में धारीवाल क्षेत्र के निकट गुरदास नगर गांव के में कई माह तक घेरे रखा। खाद्य सामग्री के अभाव के कारण उन्होंने 7 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर दिया। जो बंदा सिंह बहादुर होता है, जो उनकी सेना होती है, उनके साथ में जो लोग होते हैं, सारी खाद्य सामग्री समाप्त हो जाती है। तो इसे भूख के डर से जो उनके सैनिक होते हैं उनको बचाने के हेतु ये अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं। लेकिन जो फर्रुखसियर होता है वो सभी को गिरफ्तार करवा लेता है, बंदा सिंह बहादुर को भी। फरवरी 1716 को 794 सिखों के साथ वह दिल्ली लाए गए। जो उनकी फौज थी 794 सिखों की, उनके साथ में दिल्ली लाए जाते हैं, जहां 5 मार्च से 12 मार्च तक 7 दिनों में 100 की संख्या में सिखों की बलि दी जाती है उनके सामने। 16 जून को बादशाह फर्रुखसियर के आदेश से बंदा सिंह बहादुर तथा उनके मुख्य सैनिक अधिकारियों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर काट दिए जाते हैं। जो बंदा सिंह बहादुर होते हैं उनसे फर्रुखसियर इतना डर जाता है कि वो सर काटने के बाद उनके शरीर के भी टुकड़े करवाता है कि कहीं वो पुनः जीवित ना हो जाए, जो मुगल साम्राज्य के लिए खतरा हो जाए, इसलिए वो उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करवाता है। चलिए बंदा सिंह बहादुर, वीर बंदा सिंह बहादुर के बारे में और देखते हैं। वीर बंदा सिंह बहादुर से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण जो इनके कार्य हैं उनको देख लेते हैं। ये सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता थे। अभी तक गुरु परंपरा थी, अब ये पहले सिखों के राजनीतिक नेता के रूप में उभर के आते हैं। प्रथम सिख राज्य की स्थापना इन्होंने की। अभी तक सिख राज्य की स्थापना का उद्देश्य नहीं था गुरुओं का, केवल गुरुओं को अपना धर्म प्रचार का उद्देश्य था। लेकिन अब इन्होंने सिख राज्य की स्थापना के लिए कदम उठाते हैं। इन्होंने सिख राज्य का मोहर बनवाया और गुरु नानक देव तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। इन्होंने अपने सिख राज्य की एक मोहर बनाई और गुरु नानक देव तथा गुरु गोविंद सिंह जो पहले गुरु और अंतिम गुरु के नाम से अपने सिक्के जारी करते हैं। निम्न वर्ग के लोगों को उच्च पद दिलवाया और जाटों के जमीन को मालिक बनाया। जो निम्न वर्ग के लोग थे उन्हें अच्छे पद दिए अपनी फौज में, तथा जो जाट लोग थे उन्हें जमीन का मालिक बनाया। सरहिंद में मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी।
और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का बदला ले लिया। जो वजीर खां था उसने जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके बच्चों को शहीद करवा दिया था। तो जो बन्ना सिंह बहादुर होते हैं वो जो फौजदार होता है वजीर खां उसकी हत्या कर देते हैं और बच्चों जो गुरुदेव के बच्चों की हत्या का हत्यारा था उससे बदला पूरा करते हैं। बन्ना सिंह बहादुर ने जिस स्थान पर हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा था उसे आज शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से जाना जाता है। बन्ना सिंह बहादुर अत्यंत बहादुर नेता था। गुरु गोविंद सिंह से भी ज़्यादा कई आगे उसने बहुत सारे मुगल सैनिकों को कत्लेआम करके मौत के घाट उतारा। इसीलिए फर्रुख सियर को मुगल साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा के रूप में उभर कर सामने आया। इनकी मृत्यु के बाद सिख राज 12 अलग अलग समूह में बंट गया जिसे मिसल कहा जाता है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो सिख साम्राज्य है वो अलग अलग क्षेत्रों में 12 मिसलों में बंट जाता है। इन सब में सबसे मजबूत मिसल भंगी मिसल थी। दूसरी सबसे मजबूत मिसल सुकर चकरिया थी। इसी सुकर चकरिया में आगे चल के हम राणा रणजीत सिंह को भी देखेंगे। 1748 ईस्वी में कपूर सिंह के नेतृत्व में सारे मिसल एक हो गए जिन्हें दल खालसा के नाम से जाना गया। जो दल खालसा के नाम से सारे मिसल इकट्ठे होंगे जिन्हें दल खालसा कहा जाएगा। चलिए अब आगे मिसलों के बारे में जो 12 मिसल हैं उनके बारे में देख लेते हैं। मिसल और मिसल के नेता या संस्थापक कौन कौन से थे। अहलूवालिया, जस्सा सिंह, उसके बाद सुकुर चकिया, इसके चरत सिंह, अगले हैं सिंहपुरिया, इसके नवाब कपूर सिंह, अगले हैं भंगी छज्जा सिंह, ये सबसे मजबूत जो मिसल थी। अगली फुलकिया, संधू जाट चौधरी, रामगढ़िया जस्सा सिंह रामगढ़िया, अगले है कन्हैया जय सिंह शहीदी बाबा दीप सिंह, अगला है नकी हीरा सिंह, इसके संस्थापक या नेता थे। अगली है बुले वालिया, इसके गुलाब सिंह थे। निशान वालिया सरदार संगत सिंह, अगली है करोड़ सिंधिया, इसके बघेल सिंह। ये मिसल और उनके संस्थापक थे। अब मिसलों के बारे में थोड़ा विस्तृत से देख लेते हैं आखिर मिसलों के बारे में, इनकी राजधानी वगैरह केंद्र वगैरह क्या क्या थे उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। पहली है भंगी मिसल जो सबसे मजबूत मिसल थी। इसे छज्जा सिंह ने स्थापित किया था। बाद में भन्ना सिंह और हर सिंह ने भंगी मिसल का नेतृत्व किया। इसके केंद्र अमृतसर, रावलपिंडी और मुल्तान आदि स्थानों पे थे। अमृतसर केंद्र में था। अमृतसर जो कि सिखों की धार्मिक राजधानी भी थी। अगली है अहलूवालिया, जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में स्थापित हुई। इसका प्रधान केंद्र कपूरथला था। अगली रामगढ़िया, इसका समुदाय को नंद सिंह संघानिया ने स्थापित किया था। बाद में इसका नेतृत्व जस्सा सिंह रामगढ़िया ने किया था। इसके क्षेत्र बटाला, दीनानगर और जालंधर दोआब के कुछ गांव थे। अगला है नकई, लाहौर के दक्षिण पश्चिम में नक्का के हरसिंह द्वारा स्थापित इसे की गई थी, लाहौर के आसपास के क्षेत्र में। अगली कन्हैया मिसल, कान कच्छ के जयसिंह के नेतृत्व में इसका गठन किया गया। इस मिसल का क्षेत्र गुरदासपुर, बटाला, दीनानगर ये रामगढ़िया मिसल से मिला जुला था। अगला है उलेवालिया, जो उलेवालिया थी इसके गुलाब सिंह और तार सिंह जो गेवा थे के नेतृत्व में यह मिसल बनाई जाती है। राहों तथा सतलुज के उत्तर दक्षिण के इलाके में इसके मुख्य क्षेत्र थे। अगली निशान वालिया, इसके मुखिया संगत सिंह और मोहर सिंह थे। इसके मुख्य क्षेत्र अंबाला तथा सतलुज के दक्षिण और दक्षिण पूर्व के इलाके थे। मतलब दक्षिण का इलाका जो सतलुज नदी का और दक्षिण पूर्व का इलाका जो था वो ये निशान वालिया क्षेत्र का था। चलिए अब बची हुई मिसलों को और देखते हैं। अगली मिसल है हमारी फैजुल्लापुरिया या सिंहपुरिया, नवाब कपूर सिंह द्वारा स्थापित जालंधर और अमृतसर जो जिले हैं उसके क्षेत्र में ये स्थापित थी। अगली करोड़ सिंघिया, पंजगाई के करोड़ सिंह द्वारा स्थापित, बाद में बघेल सिंह इसके मुखिया हुए।
कलसिया के निकट यमुना के पश्चिम और होशियारपुर जिले में यह मिसल का क्षेत्र है। अगला शहीद मिसल, दीप सिंह इस मिसल के अगुआ थे। बाद में गुरबख्श सिंह ने उत्तराधिकार ग्रहण किया। दमदमा साहब और तलवंडी साहबों के मिसल का इसका मुख्य केंद्र था। अगला है फुलकिया मिसल, पटियाला, नाभा और जींद के सरदारों के पूर्व फूल के नाम से स्थापित की गई। ये सरदार इनके 3 गुटों के मुखिया थे, इसमें 3 गुटों के मुखिया थे। अगली है सुकरचकिया, ये दूसरी सबसे ताकतवर मिसल थी। बाद में ये सबसे बड़ी, इसमें सारी विलय होंगी राणा रणजीत सिंह के समय में। चढ़त सिंह ने अपने पूर्वजों के निवास ग्राम सुकरचक के नाम से स्थापित किया। महत्व में चढ़त सिंह का स्थान नवाब कपूर सिंह और जस्सा सिंह अहुलवालिया के स्थानों के बाद आता है। इसका मुख्य क्षेत्र गुजरावाला के आसपास के इलाके थे। चढ़त सिंह के पुत्र महासिंह ने अपने पिता का उत्तराधिकार संभाला और उसके बाद उसके पुत्र शेर पंजाब रणजीत सिंह ने इसको संभाला। अब देखते हैं रणजीत सिंह को, जो विशेष सिख साम्राज्य के सम्राट होंगे। चलिए देखते हैं रणजीत सिंह के बारे में। राणा रणजीत सिंह का जन्म सन 1780 में गुजरावाला, अब पाकिस्तान, महाराजा महासिंह के घर हुआ था। अभी देखा था महासिंह के पुत्र थे। उन दिनों पंजाब में सिख और अफगानों का राज चलता था, जिन्होंने पूरे इलाके में कई मिसलों में बांट रखा था। अभी हमने बताया 12 मिसलों में पूरा सिख पंजाब प्रांत में लगभग बटा हुआ था। रणजीत के पिता महासिंह सुकरचकिया मिसल के कमांडर थे। पश्चिमी पंजाब में स्थित इस इलाके का मुख्यालय गुजरावाला था। छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से रणजीत सिंह की एक आंख रोशनी के कारण चली गई। वे महज 12 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और राजपाट इनके हाथों में अब आ जाता है। 12 अप्रैल 1801 में रणजीत सिंह को महाराजा की उपाधि धारण की जाती है। गुरु नानक जी के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी संपन्न कराई। जो गुरु नानक जी होते हैं उनके एक वंशज होते हैं, उनके द्वारा इनका राज्याभिषेक किया जाता है। पंजाब में सिख साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। अभी तक मिसलों में बटा हुआ था, अब ये सारी मिसलों का एकीकरण करेंगे और पूरे सिख साम्राज्य को एकजुट करके सम्राट बनेंगे। अब रणजीत सिंह सिखों के नए नेता बन गए थे। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और सन 1802 में अमृतसर की ओर रुख किया और अमृतसर को धार्मिक राजधानी अपनी बनाया। चलिए रणजीत सिंह के बारे में और देखते हैं। पहली आधुनिक भारतीय सेना सिख खालसा सेना गठित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। जो पहली आधुनिक भारतीय सेना है, मुगल सेना अलग थी, वो मुगलों की थी। जो भारतीय आधुनिक सेना थी, भारतीय लोगों द्वारा स्थापित, वो सिख खालसा सेना पहली थी। उन्होंने मुल्तान, पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर पर भी अधिकार कर लिया। उन्होंने पंजाब में कानून एवं कानून व्यवस्था स्थापित की और कभी भी किसी को मृत्युदंड नहीं दिया। इन्होंने मृत्युदंड पर रोक लगा दी। हर चीज का उपाय सजा या जुर्माना के तौर पे किया जाता था। मृत्युदंड जैसा कोई वहाँ पर काम नहीं होता था। उनका सूबा धर्मनिरपेक्ष था। उन्होंने हिंदुओं और सिखों से वसूले जाने वाले जजिया कर पर रोक लगा दी। उन्होंने अपना राज्य धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया। जो उनका साम्राज्य होगा वहाँ पर सभी धर्म के लोग रह सकते हैं बिना किसी प्रकार के धार्मिक कर को दिए, और किसी को सिख धर्म अपनाने के लिए विवश भी नहीं किया कि कोई जरूरी नहीं कि आप सिख, जैसे औरंगजेब ने अत्याचार करके जैसे सिख गुरुओं के साथ अत्याचार किया था, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया था कि मुसलमान बन जाओ नहीं तो तुम्हें मार देंगे या तुम्हारी इज्जत पे करेंगे या तुम्हारे धर्म प्रतीकों को नष्ट करेंगे। ऐसा कोई भी यहाँ पर कार्य नहीं होता था। उन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में संगमरमर लगवाया और सोना मढ़वाया। तभी से उसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है ना, हरमिंदर साहिब, तो वहाँ पर पहले सोने का मतलब जो मढ़वाया गया
वो राणा रणजीत सिंह के द्वारा बनवाया गया। और जो काशी विश्वनाथ में जो शिव जी का मंदिर है ना, वहाँ पर भी काशी में इनके द्वारा सोना चढ़ाया गया था काफ़ी सारा। और जो कोहिनूर हीरा था, इनकी इच्छा थी कि वो वहीं पर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाए, लेकिन वो किसी कारण से नहीं वहाँ पहुँच पाता और वो अंग्रेजों के हाथ आगे लग जाएगा, उसे भी देखेंगे। बहुमूल्य हीरा कोहिनूर महाराणा रणजीत सिंह के खजाने की रौनक था। सन 1839 में महाराणा रणजीत सिंह का निधन हो जाता। इनकी इच्छा थी कि जो कोहिनूर हीरा है लेकिन वो उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी समाधि लाहौर में बनवाई गई और आज भी वहाँ कायम है। उनकी मौत के साथ ही अंग्रेज़ों का पंजाब पर शिकंजा कसना शुरू हो गया, क्योंकि रणजीत सिंह के जब होते हुए वो सिख, हालांकि लड़ाइयाँ होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे जो आंग्ल सिख युद्ध में, उसका विस्तार से पढ़ेंगे। वो लड़ाइयाँ होती हैं, संधि होती हैं, लेकिन कब्जा सिख साम्राज्य पर नहीं कर पाते हैं। अंग्रेज सिख युद्ध के बाद 30 मार्च 1849 के दिन पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया जाता है। आगे दिलीप सिंह के बारे में पढ़ेंगे जब। कोहिनूर महारानी विक्टोरिया के हुजूर में पेश किया जाता है, जो राजा दिलीप सिंह के मतलब पास होता है उस टाइम। सन 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 4 से 5 वर्ष के बीच में अनेक निम्न उत्तराधिकारी राजा बनते हैं। ये आप देख सकते हैं, राणा रणजीत सिंह ने जो 12 मिसल हैं उनका कमांडर के रूप में पदभार संभाला और सारी मिसलों को एक करके खुद सम्राट बने और सारी मिसलों को एकजुट किया। अब सिख साम्राज्य को जो राणा रणजीत सिंह के क्षेत्र में था उसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। आप पीला वाला जो भाग देख रहे हैं, ये सिख साम्राज्य है राणा रणजीत सिंह की अगुवाई में। ये पूरा लगभग से जो पंजाब का प्रांत है, पूरा पाकिस्तान का प्रांत है, जो आधे से ज़्यादा, ये पूरा लगभग ये सब सिख साम्राज्य का हिस्सा था। पूरा कश्मीर पंजाब का हिस्सा, पाकिस्तान का आधा हिस्सा, ये पूरा लगभग जो था ये सिख साम्राज्य का अंग था। इसमें राणा रणजीत सिंह की शासन था। इसी के साथ इन्होंने बहुत सारे युद्ध भी किए और फतेह भी हासिल की। ये सिख साम्राज्य है। इधर मुगलों का साम्राज्य था, इधर नीचे जगह जगह अंग्रेजों का भी साम्राज्य था, उसे हम आगे देखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं जो राणा रणजीत सिंह के बाद 4 से 5 वर्षों में कितने उत्तराधिकारी बदले। ये खड़क सिंह बनते हैं, नवनिहाल सिंह, चांद कौर, शेर सिंह और सबसे आखिरी में दिलीप सिंह बनते हैं। ये आप देख सकते हैं इनकी वंशावली। नोड्डा सिंह, उसके बाद बुद्धा सिंह, चरत सिंह, उसके बाद महासिंह जो इनके पिताजी महाराणा रणजीत सिंह के, उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह राजा बनते हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे राजा बनते हैं कुछ कुछ समय के लिए, और सबसे अंतिम राजा ये राजा दिलीप सिंह बनते हैं। ये इनकी वंशावली का वृक्ष है। चलिए अब देखते हैं अंतिम राजा सिख साम्राज्य के राजा दिलीप सिंह के बारे में। राजा दिलीप सिंह सन 1843 ईस्वी में दिलीप सिंह मात्र 5 वर्ष की आयु में राजा बने। जब ये दिलीप सिंह मात्र 5 वर्ष के थे तभी राजा बनते हैं। जब ये छोटे से ही थे तभी राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, लगभग साल भर के ही होंगे उस टाइम राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये 5 वर्ष की आयु में राजा बनते हैं 1843 ईस्वी में। महारानी जिंदल कौर उनकी संरक्षिका के रूप में कार्यभार संभालती हैं। जो महारानी जिंदल कौर होती हैं वो संरक्षिका के तौर पे कार्यभार संभालती हैं। राजा दिलीप सिंह और अंग्रेजों के मध्य 2 युद्ध होते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, संधि के साथ युद्ध समाप्त होता है। इसमें जो महारानी जिंदल कौर होती हैं उनसे संरक्षिका का शायद दायित्व छीन लिया जाता है, और जो राजा दिलीप सिंह होते हैं उन्हें 1.5 लाख की शायद पेंशन दे के कुछ राज्य ले लिया जाता है। इस तरीके से कुछ संधियाँ होती हैं। अगला द्वितीय आंग्ल सिख होता है। सिख साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। सिख साम्राज्य पर अंग्रेज अपना पूरा अस्तित्व जमा लेते हैं और सन 1849 ईस्वी में सिख साम्राज्य अंग्रेजों राज्य में मिला लिया जाता है। राजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिंदल कौर के साथ
इंग्लैंड पढ़ाई के लिए भेज दिया जाता है। इनको पेंशन दे दी जाती कि अब जाओ तुम इंग्लैंड पढ़ाई करो जाके, और सिख साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लेते हैं। ये राजा दिलीप सिंह है। और ये आप देख सकते हैं जो हरमिंदर साहिब लिया स्वर्ण मंदिर है, जो राणा रणजीत सिंह के द्वारा इसमें सोने की परत चढ़वाई गई थी। चलिए, इसी के साथ सिख साम्राज्य संपूर्ण समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम मराठा साम्राज्य की शुरुआत करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।